नमस्ते श्रोताओं, ये पॉडकास्ट हम जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात के 8:25 हुए हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कितने पाकिस्तान। ये कहानी कमलेश्वर द्वारा रचित है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इस कहानी को लिखा था। तो चलिए आज सुनते हैं कितने पाकिस्तान। कितना लंबा सफ़र है और ये भी समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तान बार बार आड़े क्यों आता रहा है। सलीमा, मैंने कुछ बिगाड़ा तो नहीं तेरा? तब तूने क्यों अपने को बिगाड़ लिया? तू हंसती है, पर मैं जानता हूँ तेरी हंसी में जहर बुझे तीर हैं। ये मेहंदी के फूल नहीं हैं सलीमा, जो सिर्फ हवा के साथ महकते हैं। हवा। हंसी आती है इस हवा को सोचकर। तूने ही तो कहा था कि मुझे हवा लग गई है। याद है उन दिनों की? तुम्हें सब याद है। औरतें कुछ नहीं भूलती, सिर्फ जाहिर करती हैं कि भूल गई हैं। वे ऐसा न करें तो जीना मुश्किल हो जाए। तुम्हें औरत या सलीमा कहते भी मुझे अटपटा लगता है। बन्नो कहने को दिल करता है। वहीं बन्नो जो मेहंदी के फूलों की खुशबू मिली रहती थी। जब मेरी नाक के पास मेहंदी के फूल लाकर तुम मुंह से उन्हें फूंका करती थी कि महक उड़ने लगे, और कहा करती थी इनकी महक तभी उड़ती है जब हवा चलती है। सच पूछो तो मुझे वही हवा लग गई, वही हवा बन्नो। पर अब तुम्हें बन्नो कहते मन झिझकता है। पता नहीं खुद तुम्हें ये नाम बर्दाश्त होगा या नहीं। और अब इस नाम में रखा भी क्या है। मेरा मन हुआ था कि उस रात में सीढ़ियों से फिर ऊपर चढ़ जाऊं और तुमसे कुछ पूछूं, कुछ याद दिलाऊं। पर ऐसा क्या था जो तुम्हें याद नहीं होगा? ओफ, मालूम नहीं कितने पाकिस्तान बन गए। एक पाकिस्तान बनने के साथ साथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे सब बातें उलझकर रह गई। सुलझा तो कुछ भी नहीं। वह रात भी वैसी ही थी। पता नहीं पिछवाड़े का पीपल बोला था या बदरू मियाँ कादिर मियाँ बन गया साला पाकिस्तान। भैयन, अब बन गया पूरा पाकिस्तान। कितनी डरावनी थी वह चांदनी रात। नीचे आंगन में तुम पड़ी थी बन्नो, चांदनी में दूध नहाई, और पिछवाड़े पीपल खड़खड़ा रहा था, और बदरू मियाँ की आवाज़ जैसे पाताल से आ रही थी। कादिर मियाँ बन गया साला पाकिस्तान। दोस्त, इस लंबे सफ़र के 3 पड़ाव हैं। पहला, जब मुझे बन्नो के मेहंदी के फूलों की हवा लग गई थी। दूसरा, जब इस चांदनी रात में मैंने पहली बार बन्नो को नंगा देखा था। और तीसरा, तब जब उस कमरे की चौखट पर बन्नो हाथ रखे खड़ी थी और पूछ रही थी, और है कोई? हाँ था, कोई और भी था कोई। बन्नो एक थरथराते अंधे क्षण के बाद हंसी क्यों थी? मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? तू किससे बदला ले रही थी? मुझसे, मुनीर से, या पाकिस्तान से? या किसे जलील कर रही थी? मुझे, अपने को, मुनीर को, या पाकिस्तान हमारे बीच बार बार आ जाता है। ये हमारे या तुम्हारे लिए कोई मुल्क नहीं है। ये दुखद सच्चाई का नाम है। वह चीज़ या वजह जो हमें ज़्यादा दूर करती है, जो हमारी बातों के बीच एक सन्नाटे की तरह आ जाती है, जो तुम्हारे घर वालों, रिश्तेदारों या धर्म वालों के प्रति दूसरों के एहसास की गहराई को उथला कर देती है। तब उन दूसरों को उनके इस कोई के दुख उतने बड़े नहीं लगते जितनी वे होते हैं। उनकी खुशी उतनी खुशी नहीं लगती जितनी वह होती है। कहीं कुछ कम हो जाता है। एहसास की कुछ ऐसी ही आ गई कमी का नाम शायद पाकिस्तान है। यानी मेहंदी के फूल हों पर हवा न चले, या कोई फूंक मारकर उनमें गंध न पैदा करे। जैसे कि फूल हों, रंग न हो, रंग हो, गंध न हो, गंध हो, हवा न हो। यानी एहसास की रुकी हुई हवा ही पाकिस्तान हो। सुनो, अगर ऐसा न होता तो मुझे चुनार छोड़कर दरवेश क्यों बनना पड़ता? वहीं चुनार जहां मेहंदी फूलती थी, मिशन स्कूल के अहाते के पास, जहां से हम गंगा घाट के पीपल तले आते थे और राजा भरथरी के किले की टूटी दीवार पर बैठकर इमलियां खाया करते थे। वह शाम मुझे अच्छी तरह याद है जब कंपाउंडर जामिन अली ने आकर दादा से कहा था, और तो कुछ नहीं है पर लोग मानेंगे नहीं। मंगल को कुछ दिनों के लिए कहीं बाजार भेज दीजिए। यहाँ रहेगा तो बन्नो वाली बात बार उखड़ेगी। शादी तो नहीं हो पाएगी, दंगा हो जाएगा।
तुम नहीं सोच सकते कि सुनकर मुझ पर क्या बीती थी। चुनार छोड़ दूं, फिर छूट ही गया। कैसी होती थी चुनार की रातें, गंगा का पानी, काशी जाती नावें, भरथरी के किले की सुनी दीवारें और गंगा के किनारे चुंगी की वह कोठरी जिसमें छप्पर में बैठकर मैं बन्नों के आने जाने का अंदाजा लगाया करता था। नालियों की धार से फटी जमीन वाली वे गलियां जिनसे बन्नों बार बार गंगा किनारे आने की कोशिश करती थी और आ नहीं पाती थी। इंतजार इंतजार। हमें तो ये भी पता नहीं चला था कि कब हम बड़े मान लिए गए थे, कब हमारा सहज मिलना जुलना एकाएक बड़ी बड़ी बातों को बाइस बन गया था। बस्ती में तनाव पैदा हो जाएगा, इसका तो अंदाजा तक नहीं था। ये कैसे और क्यों हुआ बन्नो? पर तुम्हें भी क्या मालूम होगा। फिर हमने बात ही कहाँ की। तीनों पड़ाव ऐसे ही गुजर गए, कहीं रुककर हम बात भी नहीं कर पाए। न तब जब मेहंदी के फूलों की हवा लगी थी, न तब जब उस चांदनी रात में तुम्हें पहली बार नंगा देखा था, और न तब जब चौखट पर हाथ रखे तुम पूछ रही थी और है कोई। मेहंदी के फूल, चुनार, मेरा घर, तुम्हारा घर। मेरे घर से गुजरती थी ईंटों वाली गलीजों शहर बाजार को जाती थी, जो गंगा के किनारे किनारे चलकर भरथरी महाराज के किले के बड़े फाटक तक पहुंचती थी। जहां से सड़क किले की ओर मुड़ती थी वहीं थी चुंगी। गंगा घाट पर लगने वाली नावों से उतरे सामान पर महसूल लगता था। मछली, केकड़े, कछुए आते थे। मौसम में उस पार से आम भी आते थे। चुंगी वाले मुंशी जी दिन भर राम नाम जपते और महसूल के बदले में जिन्स लेते रहते थे। वे दिन में 10 बार पीपल तले के महादेव को गंगा जल चढ़ाते थे और छप्पर में बैठकर 3-4 लड़कों को पढ़ाया करते थे। चुंगी के पास की कोहनी जैसा मोड़ था। बाईं तरफ खरंजों की सड़क किले को जाती थी। दाईं तरफ से आकर जो सड़क मिलती थी वह कच्ची थी। उस कच्ची सड़क पर नालियों ने रास्ते बना लिए थे, जिनका पानी गंगा घाट की रेत में सूखता रहता। इसी कच्ची सड़क पर कई गलियां नालियों के साथ साथ उतरती थी। बहते पानी से कटी फटी गलियां, यही गलियां बन्नों की गलियां थी। जहां बन्नों की गलियां खत्म होती थी वहां से पथरीली सड़क मिशन स्कूल तक जाती थी, जो अंग्रेजों की पुरानी कोठी थी। यहीं पर थी बेहंदी की बाड़ और धतूरों का मैदान। इस धतूरे के मैदान ने मुझे बड़ा दुख दिया था। जब बस्ती में मुझे और बन्नों को लेकर तनाव पैदा हो गया था तो एक बार बन्नों जैसे तैसे चुंगी तक आई और बोली थी, मौलवी साहब के साथ वाले अगर ज़्यादा बदमाशी देंगे मंगल तो मैं धतूरे खाकर सो जाऊंगी। तुम शहर छोड़कर मत जाना। तुमने शहर छोड़ा तो गंगा जी है यहाँ, सोच लेना। ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी, वह चली गई थी। मैं कुछ बता भी नहीं पाया था कि मेरे घर में क्या कोहराम मचा हुआ है, कि कैसे रोज बाजार में दादाजी को वे लोग धमकियां दे रहे थे जिन्हें वे पहचानते तक नहीं थे। सभी को डर था कि कहीं किसी दिन मेरी हत्या न कर दी जाए या रात बिरात कहीं मुसलमान घर में न घुस पड़े। पाकिस्तान तो बन चुका था बन्नो, उसके बाद भी तुम्हारे अब्बा भरथरी नामा लिख रहे थे। माताजी पिछले तब से नरब बना, अब नरब से बनो फकीर। आखिर वक्त वफात के हर होंगे दिलगीर। तेरी अपनी खल्क सुपुर्द करी, उनके सिर पर सरगर्दान किया। बर्बाद सब सल्तनत करी, बन जोगी मुल्क वीरान किया। लोग कहते थे ड्रिल मास्टर का दिमाग बिगड़ गया है जो भरथरी नामा लिख रहे हैं। ये तुर्क नहीं है, यहीं का कोई काछी कहार है। तभी हमें पता चला था कि मुसलमान वही है जो ईरानी तुरानी है। यहाँ का मुसलमान भी मुसलमान नहीं है। ड्रिल मास्टर साहब को सब ने अलग सा कर दिया था, पर उन्हीं की बन्नों की बात लेकर सब खड़े हो गए थे जैसे वे ज़्यादा बड़े सरपरस्त थे। तुम्हें नहीं मालूम, पर मुझे मालूम है बन्नो, ड्रिल मास्टर साहब ने कुछ भी नहीं कहा था, इसके सिवा कि जो मौलवी साहब और बाकी लोग ठीक समझे वही ठीक होगा। वे खुद कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। एक दिन छिपकर आए थे और दादाजी के पास रो पड़े थे। उस दिन के बाद वे भरथरी नामा तो लिखते रहे थे, पर किसी को सुनाने की हिम्मत नहीं करते थे। वे लिखते रहे, इसका पता मुझे वक्त मिला था जब घर वालों की घबराहट और खुद कुछ न समझ पाने, तय न कर पाने के कारण मैं शहर छोड़ रहा था और चुंगी वाले मुंशी जी ने मुझे चुपचाप
विदाई देते देते एक पुर्जा मेरे पसीने से तर हाथ में थमा दिया था। वह रात बहुत डरावनी थी। बस्ती पर काल मंडरा रहा था। सब दहशत के मारे हुए थे। पता नहीं कब क्या हो जाए, कब या अली की आवाज़ें उठने लगे और खून खराबा हो जाए। गंगा भी उस दिन गहरा रही थी। तट का पीपल भी अशांत था। बहुत तेज हवा थी। किला साएं साएं कर रहा था और 5-7 हिंदुओं के साथ, हाँ कहना पड़ता है बन्नो, हिंदुओं के साथ दादा मुझे स्टेशन छोड़ने आ रहे थे ताकि मैं जीऊं जागूं। कहीं भी प्रदेश में रहकर पहले सोचा गया कि मामा के यहाँ जौनपुर चला जाऊं और वहाँ रेलवे वर्कशॉप कुरला में काम कर रहे मौसा के पास रहूं, वहीं नौकरी ढूंढ लूं। कैसी थी वह रात बन्नो, और कितना बेइज्जत होकर मैं निकल रहा था। दिमाग में हजारों हथौड़े बज रहे थे। एक मन करता था कि लौट पड़ूं, घर से गंडा सा उठाऊं और तुम्हारे उन मुसलमानों पर टूट पड़ूं, खून की होली खेलकर तुम्हें जीतूं, और न जीत पाऊं तो तुम्हें भी मारकर गंगा में जल समाधि ले लूं। पर कहीं दहशत भी होता था और ये ख्याल भी आता था कि ड्रिल मास्टर साहब ने तो कुछ भी नहीं कहा है, मुखालफत भी नहीं की है, सिवा इसके कि वे चुप रह गए हैं। उन्हें भर्तरीनामा लिखना है। अब लगता है कि वे भर्तरीनामा न लिख रहे होते तो शायद इतना विरोध न होता। शहर को सांप सूंघ गया था। दादा को बता दिया था कि अगली सुबह मेरी शक्ल न दिखाई दे। आधी रात तक सोचना विचारना चलता रहा। फिर आखिरी गाड़ी रह गई थी पार्सल, जो मुगल सराय जाती थी। हाँ, 5-7 हिंदुओं के साथ मुझे स्टेशन तक पहुंचाया गया। हम बाजार वाली सड़क से भी नहीं आए, किले वाले सुनसान रास्ते से स्टेशन की सड़क पकड़ी थी। मुंशी जी लालटेन लिए पक्की सड़क तक आए थे और तभी वह पुर्जा उन्होंने पसीजी हथेली में थमा दिया था। वहाँ तो रोशनी थी नहीं। स्टेशन पर सब साथ थे। पार्सल 2:30 बजे रात को छुट्टी थी। दादाजी कितने परेशान बेहाल थे। सब बहुत डरे हुए, अपमानित और शायद इसीलिए बहुत खूंखार भी हो रहे थे। लग रहा था कि मुझे शहर से हटा देने के बाद दंगा जरूर होगा। अब ये लौटकर जाने वाले हिंदू दंगा करेंगे। ढलती रात में ये सोते हुए मुसलमानों को चीर फाड़ डालेंगे। हिंदू का हिंदू होना भी कितना तकलीफ दे है बन्नो। ये होते ही कुछ कीमती घट जाता है। बहुत तकलीफ देह थी वह विदाई। उतरती रात की हवा में खुनकी थी और स्टेशन पर पत्थर का फर्श काफ़ी ठंडा था। सामने विंध्या की पहाड़ियाँ और ताड़ के पेड़ चुपचाप खड़े थे। अब तुम्हें क्या बताऊं? क्या कभी सोचा था कि इस तरह मेरा घर छूट जाएगा? अपने शहर से बेइज्जत होकर कोई कहीं भी चैन नहीं पाता। मुझे वे गलियां याद आ रही थी जिनमें बन्नो आने की कोशिश करती थी। मैं चुंगी पर बैठकर कितनी प्रतीक्षा करता था और जहां मेहंदी के फूल पड़े दिखाई देते थे समझ लेता था कि बन्नो यहाँ तक आ पाई है, आगे नहीं बढ़ पाई। किसी ने देख लिया होगा, टोका होगा या रोका होगा। सच कहता हूँ तुमसे, उसी दिन से एक पाकिस्तान मेरे सीने में शमशीर की तरह उतर गया था। लोगों के नाम बदल या अधूरे रह गए थे। बस्ती में हवा का बहना बंद हो गया था और लगा था कि बन्नो घिर गई है। शर्म, डर, गुस्सा, आंसू, खून, बदहवासी, पागलपन, प्यार, क्या क्या उबल धधक रहा था मेरे भीतर। सच कहूँ तो ये सब होने के बाद अगर बन्नो मिल भी जाती तो कुछ नहीं होता। जो होना था हो चुका था। पार्सल गाड़ी में बैठकर वह पुर्जा पढ़ा था। तुम्हारे पास वही कहने को था जो मास्टर साहब के पास था। उसी पुर्जे से पता चला कि मास्टर साहब भर्तरीनामा लिखते जा रहे हैं। क्यों बनता दरवेश छोड़ दल लश्कर फौज रिसाले को, क्यों बनखंड में रहता है तजगुल नरगिस गुल लाले को, क्यों भगवा वेश बनाता है तज अतलस साल दुसाले को, क्यों दर दर अलख जगाता है तज कामरू ढाके बंगाले को, क्यों हुआ सैदाई छोड़ सब बादशाही। हाँ, सैदाई ही कह लो, अतलस साल दुसाले और नरगिस गुलेला लाल साहब कुछ तो था सचमुच। नीम, औक, मेहंदी और धतूरे के फूल किस नरगिस से कम थे बन्नो। पर उस पाकिस्तान का हम क्या करते। गाड़ी चली आई और मैं सचमुच दरवेश हो गया। फिर कभी घर लौटने का मोह नहीं हुआ। मैं जानता था कि मास्टर साहब की सांस भी चुनार में घुट रही होगी। बन्नो की सांसों का कुछ पता नहीं था। बस इतना भर लगता था कि उसने गंगा में डूबकर जान नहीं दी होगी। वह होगी रातों में किसी का बिस्तरा गर्म करती होगी, प्यार करती होगी, मार खाती होगी, जिन्ह को बर्दाश्त करती होगी,
बीबी की तरह पूरी ईमानदारी से मन्नतें मांगती होगी, मेहंदी रचाती होगी, बच्चों का गुमोद करती होगी, सुखी होगी, पछताती होगी, सब भूल गई होगी। जो नहीं भूल पाई होगी वह रुका हुआ वक्त उसका पाकिस्तान बन गया होगा उसे सताने के लिए। खैर बन्नो, जो हुआ सो हुआ। मैं मुगल सराय से इलाहाबाद आया और इलाहाबाद से बम्बई। कुर्ला की रेलवे वर्कशॉप में मौसा ने कुछ काम दिला दिया। कुछ दिन वहीं गुजरे, फिर मैं पुणे चला गया, अस्पताल की लिम्फ फैक्ट्री में, जहां लकड़ी के हाथ पैर बनते हैं। मुझे मालूम था कि अब कोई भी चुनार नाम की जगह में जी नहीं पाएगा, न मेरा घर न तुम्हारा घर। पर यह पता नहीं था कि दादा इतनी दूर चले आएंगे और साथ में कई घरों को लेते आएंगे। सच पूछो तो चुनार में रह ही क्या गया था। जब पाकिस्तान बन जाता है तो आदमी आधा रह जाता है, फसलें तबाह हो जाती हैं, गलियां सिकुड़ जाती हैं और आसमान कट फट जाता है, बादल रीत जाते हैं और हवाएं नहीं चलती, वे कैद हो जाती हैं। दादा के खत से मालूम हुआ था कई वर्ष बाद कि कुछ घर जुलाहों बढ़ई के साथ लेकर वे फसलों, गलियों, आसमान, बादल और हवा की तलाश में निकल पड़े थे और भिवंडी आ गए थे। ये नहीं मालूम था कि बन्नों का घर भी साथ आया था। ड्रिल मास्टर क्या करते आकर, यह मैंने भी सोचा था। दादा का आना तो ठीक था, वे सूती कपड़े का व्यापार करते थे। 8 घर मुसलमान जुलाहों, 2 घर हिंदू बढ़इयों को लेकर वे भिवंडी आ गए थे। पता नहीं शुरू में उन्हें क्या परेशानी हुई। बन्नो, तुम्हारे बारे में मुझे तब पता चला जब दादा एक बार मुझसे पुणे मिलने आए। तब बहुत मामूली तरह से उन्होंने बताया था कि ड्रिल मास्टर साहब का घर भी आया है, उन्हें भिवंडी स्कूल में जगह मिल गई है, और ये भी कि उन्होंने बन्नों की शादी कर दी है। दामाद वहीं उनके साथ वाले मोहल्ले में रहता है, करघे चलाता है, रेशम का बढ़िया कारीगर है। जिस तरह दादा ने ये खबर दी थी उससे लग रहा था कि वे जानबूझकर इसे मामूली बना देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था बन्नो कि बाज मोहल्ले में दादा और तुम्हारा घर एक ही है, कि ऊपर वे रहते हैं और तुम लोग नीचे, बाकी लोग बंगालपुरा और नई बस्ती में हैं। शायद मास्टर साहब पिछले पछतावे को भूल सकने के लिए ही ऐसा कर बैठे हों। मन तो बहुत हुआ कि जल्दी से जल्दी चलकर तुम्हें देख आऊं, पर सच पूछो तो मन उखड़ा हुआ था। ये सब सुनकर और भी उखड़ गया कि तुम भी वहीं हो और शादीशुदा हो। और फिर बातों बातों में दादाजी ने घुमा फिरा कर ये भी कह दिया था कि भिवंडी न आऊं तो बेहतर है, क्योंकि उन्हें मास्टर साहब का ख्याल था। वे जानते थे कि मास्टर साहब ने कुछ नहीं किया था और दादाजी उन्हें मेरी उपस्थिति से दुखी या जलील नहीं करना चाहते थे। कितनी अजीब स्थिति थी यह। क्या यह नहीं हो सकता था कि घर ऐसा ही रहता और इसमें रहने को मुझे भी जगह मिलती? मन में तरह तरह के ख्याल आते थे। दबा हुआ गुस्सा कहीं फूट पड़ा तो, अगर मेरे भीतर का धधकता हुआ पाकिस्तान फट पड़ा तो, अगर मैंने तुम्हारे आदमी को तुम्हारे साथ न सोने दिया तो, अगर भिवंडी से उसे भी मैं उसी तरह निकाल सका जैसे कि कभी मैं निकाला गया था तो, किसी रात मैं बर्दाश्त न कर पाया और तुम्हारे कमरे में घुस पड़ा तो, मुझे मालूम है दादा और मास्टर साहब दोनों एक दूसरे को अपने मासूम होने का भरोसा दे रहे थे। पर मेरे पास क्या भरोसा था? उनका क्या बिगाड़ा था? बिगड़ा तो मेरा था। मैं तभी से एक नकाब लगाए घूम रहा था, हाथों में दस्ताने पहने और कमर में खंजर दबाए। लेकिन बन्नो, भिवंडी में भी दंगा हो गया। मेरी तुम्हारी वजह से नहीं, उसी एहसास की कमी की वजह से। सुना तो मैं सन्न रह गया, पता नहीं अब क्या हुआ होगा। 5 बरस पहले तो मैं वजह हो सकता था, पर अब तो मैं वहाँ नहीं था, गया तक नहीं था। इसी वजह से कि तुम दिखाई दोगी और मैं दंगा शुरू कर दूंगा। पर तुम मुझे दिखाई दी तो इस हालत में। रात चांदनी थी और बन्नो नंगी थी। मैं जब भिवंडी पहुंचा तो दंगा खत्म हुए 10-12 दिन हो चुके थे। घुसते ही बस्ती में जगह जगह काले चकते दिखाई पड़ते थे। कुछ घर, फिर एक काला मैदान, फिर मकानों घरों का एक सहमा हुआ झुंड, और उसके बाद फिर एक काला मैदान। उड़ती हुई राख, आग और अंगारों की महक अब नहीं थी, पर राख की एक अलग महक होती है, बुझे हुए सोरे जैसी, कुछ तेज खरेंदी जो नथुन से होकर भीतर तक काट करती है। सुनो, तुमने भी इस महक को जरूर महसूस किया होगा। ऐसा कौन है इस देश में जो राख की महक को न पहचानता हो? जब मैं ST स्टैंड
बस अड्डे पर उतरा, शाम हो रही थी। गस्ल से जो दहशत होता है वैसा कुछ नहीं था वहाँ, जहाँ पर सिनेमा के पोस्टर लगे हुए थे। 2-3 पुलिस वाले बतियाते खड़े थे। बसें ज़्यादातर खाली थी, वे चुपचाप खड़ी थीं। संगमनेर, अलीबाग, बिखाड़ा या सिन्नर जाने वाली बसों की तो बात ही क्या, शिरडी जाने वाला भी कोई नहीं था। बस अड्डे की टिन तले 4-5 पुलिस वाले और दिखाई दिए, खाना बदोशों की तरह छोटी सी गृहस्थी जमाए हुए। अगर उनकी बंदूकें गन्नों के ढेर की तरह जमा न होती तो शायद ये भी नहीं मालूम पड़ता कि वे पुलिस वाले हैं। दोनों सड़कें खाली थी। डाक बंगले में जहाँ कलेक्टर डेरा डाले पड़े थे, कुछ एक लोग चल फिर रहे थे। थाना कल्याण जाने वाली टैक्सियाँ भी नहीं थी। दंगाग्रस्त इलाकों से गुजरना कैसा लगता है, शायद इसका भी अंदाज तुम्हें हो, मुझे बहुत नहीं था। एक खास किस्म का सन्नाटा या टपकन, वीरान रास्ते और साफ साफ दिखाई देने वाले खालीपन। कोई देखकर भी नहीं देखता, देखता है तो गौर से देखता है, पर बिना किसी इंसानी रिश्ते के। ये क्यों हो जाता है? एहसास इतना क्यों मर जाता है, या कि भरोसा इतना ज़्यादा टूट जाता है? इतने छोटे से कस्बे में बाजे मोहल्ले का पता पूछना भी दुश्वार हो गया। खैर, जैसे तैसे मोहल्ला मिला, घर भी मिला, पर उसमें सन्नाटा छाया हुआ था। हिंदुओं ने यहाँ क्या कर डाला था? क्या इतने सन्नाटे में कोई इंसान रह सकता है? मुझे मालूम था बन्नो, ड्रिल मास्टर साहब, तुम्हारा सोहर मुनीर, सब यहीं होंगे, मेरे घर वाले भी होंगे। पर ऊपर के खंड में अंधेरा था। चांदनी रात न होती तो मैं घबरा ही जाता। सचमुच एक क्षण के लिए लगा कि अगर मैंने चुनार न छोड़ दिया होता तो उसकी भी यही दशा होती। फिर बन्नो तुम्हारा ख्याल आया, कैसे तुम्हारे सामने पड़ूंगा। सारा खोलता हुआ खून ठंडा पड़ गया था। मैं जैसे चुनार की उन्हीं गलियों में आ गया था। उसी उम्र के साथ घर का दरवाजा खुला था। मैंने आहिस्ता से भीतर कदम रखा। एक आंगन सा। आंगन के एक कोने में 2 घड़े रखे थे। उन्हीं के पास 2 सुरमई छायाएं थी। दोनों औरतें थी। एक औरत कमर तक नंगी थी, दूसरी उसी के पास बैठी बार बार उसके गले तक हाथ ले जाती थी और नंगी छातियों से कमर तक लाती थी। पता नहीं क्या कर रही थी, पर एक औरत की नंगी पीठ दिखाई दे रही थी। वे दोनों औरतें वहाँ बैठी क्या कर रही थी, मैं समझ नहीं पाया। सहम कर बाहर आ गया। बाहर खड़ा था कि ड्रिल मास्टर साहब दिखाई दिए। उन्होंने 1 मिनट बाद ही पहचान लिया, लेकिन उन्होंने आवभगत नहीं की। वे सोच ही नहीं पाए कि मुझे किस तरह लें, किस बरस के किस दिन से बात शुरू करें, किस रिश्ते से करें, कहाँ से करें। वे कुछ कहें इसके पहले ही मैंने उबार लिया। जैसे किसी अजनबी से मैंने पूछा हो, वैसे ही दादाजी के बारे में पूछ दिया। वो तो चुनार चले गए परसों, मास्टर साहब ने कहा। परसों? मैं और क्या कहता। हाँ, रुके नहीं, बहुत से लोग वापस चले गए हैं, वे बोले। और मैं उसी क्षण समझ गया कि सब बातों के बावजूद दादाजी शायद फिर भी चुनार लौट सकते थे, पर मास्टर साहब नहीं। मास्टर साहब के चुनार छोड़ने का सबब वह नहीं था जो दादाजी का या मेरा रहा होगा। उनका यहाँ चले आना वक्त का दिया हुआ वनवास था, और वक्त के दिए हुए वनवास से लौट सकना आसान नहीं होता। मुझे तो सिर्फ कुछ लोगों ने वनवास दिया था। घर वाले वहाँ नहीं थे, इसलिए कुछ कह भी नहीं पा रहा था। दंगाग्रस्त शहर कहाँ पनाह मिल सकती थी। मास्टर साहब अपने घर टिका लें, ये हो ही नहीं सकता था। सब सामान वगैरह भी ले गए हैं। नहीं, ज़्यादा सामान तो यहीं है, वे बोले। ताला बंद कर गए हैं? हाँ, पर एक चाबी मेरे पास है। उन्होंने मुझे सकुचाते हुए सहारा दिया। मैं एक दिन रुकूंगा, वैसे भी कल शाम चला जाना है, मैंने खाम खा कहा, क्योंकि कोई और चारा नहीं था। अजनबी बस्ती में रात पड़े मैं कहाँ जा सकता था। मुझे छोड़कर वे घर में घुस गए। 1 मिनट बाद वे एक मोमबत्ती और चाबी लेकर आए और बगल के जीने से ऊपर चढ़ा ले गए। ताला खोलकर मुझे पकड़ाते हुए बोले, खाना वाना खाया है? हाँ, मैंने कहा और भीतर चला गया। कुछ ज़रूरत हो तो बता देना, वे बोले और नीचे चले गए। भरथरीनामा का शायर काफ़ी समझदार था, बता देना, ये नहीं कि मांग लेना। बन्नो, कितनी विचित्र थी वह रात। तुम्हें मालूम भी नहीं था कि ऊपर मैं ही हूँ। मास्टर साहब ने बताया या नहीं बताया, क्या मालूम, कुछ भी कह दिया होगा। सुबह सुबह पुलिस ना आती तो तुम्हें जिंदगी भर पता न चलता कि रात छत पर मंडराने वाली छाया कौन थी। चारों तरफ सन्नाटा सन्नाटा।
रात चांदनी थी, हवा बंद थी। मैं सांस लेने या शायद बन्नों को देख सकने के लिए खुली छत पर खाट डालकर लेट गया था। कुछ देर आहट लेता रहा, शायद कोई आहट तुम्हारी हो बन्नो, पर फिर मन डूब गया। चाहे कितनी गर्मी हो, पर औरत को तो आदमी के साथ ही लेटना पड़ता है। पिछवाड़े वाला पीपल चांदनी में नहाया हुआ था। मैंने खाट ऐसी जगह डाल दी थी जहाँ से आंगन में देख सकूं, पर जो कुछ देखा वह बहुत भयावना था। 2 खाटें आंगन में पड़ी थी, एक पर अम्मी थी, दूसरी पर बन्नो। कितना अजीब लगा था बन्नो को लेटा हुआ देखकर। चांदनी भर रही थी और बन्नो अपना ब्लाउज खोले, धोती कमर तक सरकाए नंगी पड़ी थी। उसकी नंगी छातियाँ पानी भरे गुब्बारे की तरह मचल रही थी और वह अधमरी मछली की तरह आहिस्ता आहिस्ता बिछल रही थी। आए अल्लाह, ये बन्नो की आवाज़ थी। सो जा सो जा, अम्मी बोली थी। ये फटे जा रहे हैं, बन्नो ने कहा और उसने अपनी दोनों छातियाँ कसकर दबा ली थी जैसे उन्हें निचोड़ रही हो। अम्मी उठकर बैठ गई। ला, मैं सूंत दूँ, कहते हुए उन्होंने बन्नो की भरी छातियों को सूंतना शुरू कर दिया था। दूध की छोटी छोटी फुहारें बन्नो की छातियों से झर रही थी और वह हल्के हल्के कराहती और सिसकारती थी। दूध की टूटी टूटी फुहार जैसे इत्र के फवारे में कुछ अटक गया हो, फिर 10-20 बूंदें एकाएक भल भलाकर टपक पड़ती थी। 2-4 बूंदें उसके पेट की सलवटों में समाकर पारे की तरह चमकती थी। उसकी नाभि में भरा दूध बड़े मोती की तरह जगमगा रहा था। अम्मी उसकी छातियों का दूध अपनी ओढ़नी के कोने से सुखाती और 4-6 बार के बाद वहीं किनारे की पाली में कोना निचोड़ देती थी। मटमैली नाली में पनीले का दूध का पतला सांप कुछ दूर सरक कर कहीं घुल जाता था। ओह बन्नो, ये मैंने क्या देखा था। मैं दहशत के मारे सन्न रह गया था। सारा बदन पसीने से तर था। सिसकारियाँ और कराहटें और आसमान में लटकते 2 डबडबाए स्तन। कुछ दहशत, कुछ उलझन, कुछ बेहद गलत देख लेने को गहरा पछतावा। बहुत रात गए मैं छत पर टहलता रहा। जब नीचे शांति हो गई और मैंने देख लिया कि बन्नो धोती का पल्ला छाती पर डालकर लेट गई है, तब मैं भी लेट गया। ये कैसा दृश्य था। आसमान में जगह जगह दूध भरी छातियाँ लटकी हुई थी। इधर उधर आंख लगी ही थी कि एकाएक पिछवाड़े खड़खड़ाहट हुई। कोई रो रहा था और नाक पहुँचते हुए कह रहा था, कादिर मियाँ, बन गया साला पाकिस्तान। भैयन, अब बन गया पूरा पाकिस्तान। फिर रोना रुक गया था। कुछ देर बाद वही आवाज़ फिर आई थी, कादिर मियाँ, अब यहीं इहराम बांधेंगे और तलबियाँ कहेंगे। अपना हज तो हो गया समझे कादिर मियाँ। अगर पिछवाड़े पीपल न होता तो शायद पाताल से आती ये आवाज़ सुनकर मैं भाग जाता, पर अब तो खुली आंखों को तरह तरह के दृश्य दिखाई दे रहे थे। आसमान से गिरता खून, अंधेरे में भागती हुई लाशें, बीच बाजार खड़े हुए धड़ और कटी गर्दनों से फूटते हुए फवारे, लपटों में नंगे नाचते हुए लोग। पीपल न खड़खड़ाता तो मैं बहुत डर जाता। उसके पत्तों की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे अस्पताल के दफ्तर में बैठे हुए टाइप बाबू अपनी मशीन पर कुछ छाप रहे हों। बस यही आवाज़ जानी पहचानी थी, बाकी सब बहुत भयानक था। सुबह माथा बेतरह भारी था, आंखों में जलन थी, हाथ पैर सुन्न थे। उठना पड़ा क्योंकि पुलिस आई थी। मास्टर साहब ने आकर जगाया था। वे डरे हुए थे। बोले, पुलिस तुम्हें पूछ रही है। क्यों? बाहर वाले की तहकीकात करती है। हमसे पूछ रहे थे रात कौन आया है, कहाँ से आया है, क्यों आया है। सुनते ही मेरे आग लग गई थी। तुम्हें बताओ, जब मैं घर से उस अंधेरी रात में निकला या निकाला गया था तो कोई पूछने आया था कि इस रात में कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। पूरे आदमी को न समझना, सिर्फ उसके एक वक्ती हिस्से को समझना ही तो पाकिस्तान है बन्नो। जब पुलिस मुझे सुबह सुबह जगाकर थाने ले गई तो मैं समझ गया कि अब हम और तुम दोनों पाकिस्तान में घिर गए हैं। पर यह घिर जाना कितना दुखद था। थाने पर मेरी तहकीकात हुई। मैं यहाँ क्यों आया हूँ क्या बताता मैं उन्हें। आदमी कहीं क्यों आता जाता है। पुलिस वाले मुझे बहुत परेशान करते अगर मास्टर साहब वहाँ खुद न पहुँच गए होते। उन्होंने ही सारी तफसील दी थी। उस वक्त उनका मुसलमान होना कारगर साबित हुआ था। पर मुझे लग रहा था कि उस मौजूदा माहौल में मास्टर साहब फिर तो वही गलती नहीं कर रहे थे
जो उन्होंने भरथरीनामा शुरू करके की थी। थाने में सवालों के जवाब देना आसान भी था और टेढ़ा भी। आखिर वहां से निकलकर हम सामने पड़े कटी लकड़ियों के ढेर पर बैठ गए थे। मास्टर साहब चाहते कि मैं होश हवास में आ जाऊं, क्योंकि मेरा रंग फक हो गया था। वहीं 3 बत्ती के पास 2-3 लोग और बैठे थे, शायद किसी की जमानत या तफ्तीश के लिए आए थे। उनके चेहरे लटके हुए और गमजदा थे। मौलाना की आंखों में खौफ था। वे साथ बैठे लोगों को बता रहे थे, रसूल ने कहा है कि सूर 3 बार फूंका जाएगा। पहली बार फूंकेंगे तो लोग घबरा जाएंगे, सब पर खौफ बर्पा हो जाएगा। दूसरी बार जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो सब मर जाएंगे। तीसरी आवाज़ पर लोग जी उठेंगे और अपने रब के सामने पेश होने के लिए निकल आएंगे। यही होना है। सूर में अभी पहली बार फूंक मारी गई। भरथरीनामा लिख रहे हैं? मैंने पूछा। हाँ। भरमता मन मेरा आज यहाँ रैन बसेरा, कहो बात जल्द कटे रात, जल्द हो फंजर सवेरा। कहते कहते मास्टर साहब उधर देखने लगे जहाँ छत की सुनी मुंडेरों पर घास के पीले फूल खिले थे। घनी घास में से अब्बा बिले छोटी मछलियों की तरह उछलती थी। घास की टहनी से पीले फूल चोंच से तोड़कर उड़ती थी। चोंच से फूल गिर जाते थे तो उड़ते उड़ते फिर तोड़ती थी। अब्बा बिलों का उड़ते उड़ते या घनी घास में से उछलकर फूलों तक आना, पीले फूलों का तोड़ना, चकराते हुए फूलों का गिरना और अब्बा बिलों का दूर आसमान से फिर लौट कर आना। मास्टर साहब खामोशी से यही देख रहे थे। आखिर मैंने उन्हें टोका, कल रात, हाँ वह बदरू है, पगला गया है। उसके 40 करघे थे, जलकर राख हो गए। पिछवाड़े पीपल के नीचे ही तब से बैठा है, रात भर रोता है, गालियां बकता है। मास्टर साहब बोले। घर में कुछ मैंने बहुत हिम्मत करके कहा तो जोगी की तरह मास्टर साहब सब बता गए। हाँ, बन्नों को तकलीफ है। दंगे से 3 दिन पहले बच्चा हुआ था। डॉक्टर सारंग के जच्चा बच्चा घर में थी। दंगाइयों ने वहाँ भी आग लगा दी। रास्ता रुंध गया तो जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से जच्चाओं को फेंका गया, बच्चों को फेंका गया। 9 जच्चा थी, 2 मर गई, 5 बच्चे मर गए। बन्नों का बच्चा भी गली में गिरकर मर गया। उस वक्त मारकाट मची हुई थी। सवेरे हम बन्नों को जैसे तैसे ले आए। अब उसके दूध उतरता है तो तकलीफ होती है। कुछ देर खामोशी रही। अब्बा बिलें घास के फूल तोड़ रही थी। उठने का बहाना खोजते हुए मैंने कहा, सोचता हूँ दोपहर ही पुणे चला जाऊँ। जा सको तो चुनार चले जाओ, अपने दादा को देख आओ। मास्टर साहब बोले। क्यों, उन्हें कुछ हो गया है क्या? हाँ, उनकी एक बांह कट गई है। घर के सामने ही मारकाट हुई। वे न होते तो शायद हम लोग जिंदा भी न बचते। हमला तो हम पर हुआ था। वे गली में उतर गए, तभी बांह पर वार हुआ। बाईं बांह कटकर अलग गिर पड़ी, लेकिन उनकी हिम्मत, अपनी ही कटी बांह को जमीन से उठाकर वे लड़ते रहे। खून की पिचकारी छूट रही थी। कटी बांह ही उनका हथियार थी। दंगाई तब आग के गोले फेंककर भाग गए। गले में उनकी बांह के चिथड़े पड़े थे। जब उठाया तो बेहोश थे। दाहिने हाथ में कटी बांह की कलाई तब भी जकड़ी हुई थी, पर उस खुदा का लाख लाख शुक्र, थाना अस्पताल में मरहम पट्टी हुई। 8 दिन बाद लौटे। दूसरे ही दिन चुनार चले गए। तो उनकी बांह का क्या हाल था? मैं सुनकर सन्न रह गया था। ठीक था, चल फिर सकते थे। कहते थे वहीं चुनार अस्पताल में यहीं करवाते रहेंगे। या खुदा रहम कर, बेहतर हो देखाओ, मास्टर साहब ने कहा और अपने आंखें हथेलियों से ढांप ली। मेरी चेतना बुझ सी रही थी। मैं किस जहान में था? ये लोग कौन थे जिनके बीच में था? क्या ये जो कुछ लोग आदमियों की तरह दिखाई पड़ते थे सच में थे या कोई खौफनाक सपना? अब तो कटा फटा आदमी ही सच लगता था। पूरे शरीर का आदमी देखकर दहशत होती थी। मैं फिर आकर कमरे में लेट गया था। मास्टर साहब भीतर चले गए थे। तभी नीचे से कुछ आवाजें आई थी। अम्मी, मास्टर साहब, बन्नों का आदमी मुनीर और बन्नों सभी थे। मुनीर कह रहा था, यार रहने की जिद समझ में नहीं आती। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये आवाज़ बन्नों की थी। हम तो पहले इसी धरती से अपना बच्चा लेंगे जिसने खोया है, फिर जब जगह चले जाएंगे जहाँ कहोगे। मैंने झांक कर देखा, दुबला पतला मुनीर गुस्से से कांप रहा था। चीख कर बोला, तो ले अपना बच्चा यहीं से, जिसने मन आए ले। मैं सकते में आ गया कहीं कुछ।
कहीं इसमें मेरा जिक्र तो नहीं था, पर शायद मैं गलत था। बन्नो भी बिफर कर बोली थी, तू अब क्या देगा बच्चा मुझे? अपना खून बेच बेच कर शराब पीने से फुर्सत है? तड़ाक। शायद मुनीर ने बन्नो को मारा था। छोटा सा कोहराम मच गया था। बाद में बन्नो मुनीर को कोसती रही थी, मुझे मालूम नहीं है क्या, जितनी बार बम्बई जाता हूँ खून बेच कर आता है, फिर रात भर पड़ा कांपता रहता है। ये सब मैं क्या सुन रहा था बन्नो? तेरे भीतर भी एक और पाकिस्तान रो रहा था। सभी तो अपने अपने पाकिस्तान लिए हुए तड़प रहे हैं, आधे और अधूरे, कटे फटे अंग भंग। ओफ, कितना अंधेरा था उस चांदनी रात में, जब मैं भिवंडी से उसी तरह चला जैसे एक दिन चुनार से चला था। अड्डे से एक टैक्सी थाना जा रही थी, उसी में बैठ लिया था। जब तक बस्ती रही, काले मैदान भी बीच बीच में नजर आते रहे। राख की तेज महक भीतर तक उतरती रही। आसमान में डबडबाए स्तन लटकते रहे। चौराहों पर खड़े मुंडहीन धड़ों से खून के फवारे छूटते रहे। थाना से बस पकड़कर बम्बई, बम्बई से गाड़ी पकड़कर पुणे, और पुणे में फिर कई दिन बुखार से तड़पता पड़ा रहा। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता था बन्नो, सिर्फ अपने में सिमट आना चाहता था। उम्र का ये सफ़र कितना बेहुदा है कि आदमी कटता फटता जाता है, लहू लुहान होकर चलता जाता है। और ऐसे अकेलेपन में अगर कोई ये आवाज़ सुने कि और है कोई, तो क्या बीत सकती है उसका अंदाज किसी को नहीं हो सकता। तुम्हें भी नहीं बन्नो। और है कोई? 4 या 5 महीने हो गए थे। दादाजी का खत मिल गया था कि वे फिर भिवंडी लौट आए हैं। सिंधियों और मारवाड़ियों के कारण माल ज़्यादा नहीं मिल पाता, इसलिए बाजार मंदा है। सब करघे चल भी नहीं रहे हैं। एक बाह में रहने के कारण बदन का पासंग बिगड़ गया है। मजाक में उन्होंने ये भी लिखा था कि उनका नाम टोंटा पड़ गया है। बाकी कोई खबर उन्होंने नहीं दी थी, सिवा इसके कि मुनीर बन्नो को लेकर बम्बई चला गया है। पता नहीं वे लोग बम्बई में हैं या पाकिस्तान चले गए। ड्रिल मास्टर नीम पागल हो गए हैं, घर में ड्रिल करते हैं, स्कूल में कोई पोथी लिखते रहते हैं। उस दिन मैं बम्बई न आता तो तुमसे मुलाकात भी न होती बन्नो। और कितनी तकलीफ दे थी वह मुलाकात। बाद में मैं पछताता रहा कि काश मैं ही होता उसकी जगह। तुमने भी क्या सोचा होगा कि मैं यही सब करता हूँ, पर सच कहूँ बन्नो, करता तो मैं भी रहा हूँ, पर तुम्हारे साथ नहीं। शायद तुम्हारे कारण करता रहा हूँ। पुणे का दोस्त नहीं था वह, वहीं बम्बई का था। उसका नाम केदार है। कुछ दिन पुणे में साथ रहा था, तभी से दोस्ती हुई। मैं भिवंडी जाने के लिए बम्बई आया था। बम्बई उतरकर मन उखड़ भी गया था कि क्या करूँगा वहाँ जाकर। उस शाम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है बन्नो। वह शाम मैं और केदार साथ गुजारना चाहते थे। कुलावा के एक शराब घर में हमने थोड़ी सी पी थी, फिर वहाँ से टहलते हुए हैंडलूम हाउस तक आए थे। उसी के पास कोई गली थी। अब जाऊं तो पहचान तो लूँगा, पर यूं याद नहीं है। केदार और मैं दोनों उसी में चले गए। शायद आगे चलकर दाहिने को मुड़े थे। वहीं पर एक सिगरेट वाले की दुकान थी, नीचे कारें खड़ी थी। लगता था वोहरा मुसलमानों की बस्ती है, बहुत शांत, साफ सुथरी। उस बिल्डिंग में लिफ्ट था, यूं सीढ़ियाँ भी बहुत साफ सुथरी थी। केदार के साथ मैं सीढ़ियों से ही ऊपर गया था। 5 मंजिल तक चढ़ते चढ़ते मेरी सांस फूल आई थी। उस वक्त घरों की खिड़कियों से खाना बनाने की गंध आ रही थी। 6ठी मंजिल एकदम वीरान थी। जिस फ्लैट की घंटी केदार ने बजाई थी वह उतना साफ सुथरा नहीं लग रहा था। दरवाज़ा खुला और हम हिप्पो की तरह हाँफते हुए एक सिंधी के सामने खड़े थे। वह हमें उस कमरे में ले गया जिसमें मामूली तरह के सोफे लगे हुए थे। वह सिंधी अब भी हाँफ रहा था। लगता था ज़्यादा बात करेगा तो अभी उसकी सांस उखड़ जाएगी और फिर कभी लौटकर नहीं आएगी। मुझे उलझन हो रही थी। मैं खुली हवा में सांस लेने के लिए खिड़की के पास खड़ा हो गया था। दूर दूर तक गंदी छतें नजर आ रही थी, तरह तरह के आकारों की। मेरे बारे में केदार ने बता दिया था कि मैं वहीं सोफे पर बैठूंगा और इंतजार करूंगा। उस हाँफते सिंधी ने कोका कोला की एक बोतल मंगवाकर मेरे लिए रख दी और केदार को लेकर अपनी मेज के पास चला गया। वहाँ वह केदार को एक गुंजला हुआ काला बुर्का दिखा रहा था। कह क्या रहा था ये वहाँ से सुनाई नहीं पड़ा। उसके बाद वे दोनों कहाँ गुम हो गए कुछ पता नहीं चला।
2-1 मिनट बाद केदार के हंसने की आवाज़ बगल से आई थी। फिर केदार तो नहीं आया, वह सिंधी उसी तरह हाँफता हुआ आया और ज़ोर ज़ोर से सांस छोड़ता हुआ बोला, बियर। बाकी शब्द उसके हाँफने से ही साफ हो रहे थे। पिएंगे? मंगवाऊं? पी लूँगा, मैंने कहा तो उसने लड़की को हाँफ कर दिखाया और वह बियर ले आया। सिंधी ने नहीं पी, मैं ही बैठा पीता रहा। आप? वह उसी तरह हाँफ रहा था। बम्बई मतलब था नहीं रहते? नहीं, पुणे रहता हूँ, मैंने कहा। घूमने? वह फिर हाँफा। काम से आया था, मैंने उसे बता दिया। बिजनेस? हाँफना बददस्तूर था। नहीं, पर्सनल काम था, भिवंडी जाऊंगा। फिर वह बैठा बैठा तब तक हाँफता रहा जब तक केदार सामने आकर नहीं खड़ा हुआ। उसे देखते ही सिंधी हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। मुझे भी उलझन हो रही थी। मैं गिलास खत्म करके फौरन केदार के पास आ गया। हम तीनों बीच वाले बड़े कमरे में आ गए थे। केदार मेरी बियर के पैसे दे ही रहा था कि बगल का दरवाज़ा खुला। मैंने इतना ही देखा कि एक औरत के हाथ ने केदार को उसका कंधा और चाबियों का गुच्छा दिया और उस हाँफते हुए सिंधी के साथ मुझे खड़ा देखकर पूछा, और है कोई? मैंने पलटकर देखा। दरवाजे की चौखट पर हाथ रखे, पेटीकोट और ब्लाउज पहने तुम खड़ी थी बन्नो, और पूछ रही थी, और है कोई? हाँ, कोई और भी था। एक थरथराते अंधे क्षण के बाद तुमने भी पहचान लिया था, और तब कैसी टेढ़ी मुस्कुराहट आई थी तुम्हारे होठों पर, जहर बुझी मुस्कुराहट, या वही घोर तिरस्कार की मुस्कुराहट थी, या सहज, कुछ भी नहीं मालूम। पता नहीं ये बदला तुम मुझसे ले रही थी, अपने से, मुनीर से, या पाकिस्तान से। मैं सीढ़ियाँ उतर आया था। आगे आगे मैं था, पीछे पीछे केदार। मन हुआ था सीढ़ियाँ चढ़ जाऊं और तुमसे पूछूं, बन्नो, क्या यही होना था? मेरा हसर यही होना था? अब कौन सा शहर है जिसे छोड़कर मैं भाग जाऊं? कहाँ कहाँ भागता रहूं जहाँ पाकिस्तान न हो, जहाँ मैं पूरा होकर अपनी तमाम हसरतों और एहसासों को लेकर जी सकूं। बन्नो, हर जगह पाकिस्तान है जो मुझे तुम्हें आहत करता है, पीटता है, लगातार पीटता है और जलील करता चला जा रहा है। तो प्यारे श्रोताओं, इस प्रकार से ये कमलेश्वर का उपन्यास था, कितने पाकिस्तान। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आएगा और उम्मीद करते हैं कि आप हमें इसका फीडबैक ज़रूर देंगे। आप हमें फीडबैक हमारे ईमेल आईडी पे दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rajakar@yahoo.co.in। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।